हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। भैया देखो, NTPC पता नहीं क्या होता है, इसका मतलब मुझे नहीं पता। होता होगा कुछ, रेलवे का कोई परीक्षा है और इसके थ्रू कुछ नौकरी मिलती है। पेपर होता है भैया, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। पेपर आने वाला है तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तुम हो पढ़ाई लिखाई करो, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हमारी हो जाएगी, थोड़ा बहुत आपकी हो जाएगी, इसलिए लगे रहो। पढ़ाई लिखाई करते रहें, ऐसे ही जीवन बहुत अच्छा चलता है। हमेशा जीवन में पढ़ते लिखते रहना चाहिए। बात समझो, कुछ ना करो कम से कम पढ़ाई लिखाई करते रहो। तो मैथ रीजनिंग पढ़ाते थे भैया, यही सब कुछ चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो आइए चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने दिया था आपके होमवर्क के लिए। अब भाग करके हमने दिखाया था कि 9 बार नहीं गया था, 8 बार में ये खत्म हो जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8 और -5 रहेगा, कितना हो जाएगा? 3। उत्तर ये डी वाला आ जाएगा। कैसे मिलेगा? भाग करके। हमने आपको बता रखा था, आंसर दिया गया, देख लो अपन, अच्छे से समझ लो। अगला वाला क्वेश्चन एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जिस क्वेश्चन को समझाने में मुझे काफ़ी समय लग गया था। मुझे ये याद है कि एक बार कोचिंग में पढ़ा रहा था और यही वाला क्वेश्चन आ गया रीजनिंग में, तो फिर उनको समझाने में मुझे काफ़ी समय लगा। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि देखो भैया, आपके पास क्या है, एक प्रश्न और एक और दो नाम के कथन दिए गए हैं। आपको यह निश्चित करना होगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, अंत से उसकी रैंक क्या है। कक्षा में वो 18वें स्थान पर। 18वें स्थान से मतलब होने का मतलब ये शुरू से 18वें स्थान पे है। जब भी कोई 18वां कहता है तो उसका मतलब हो गया शुरू से 18वें पे है। अब उसको अंत से रैंक क्या है ये पूछ रहा है। अब इसका उत्तर देने के लिए आपको कथन में देखना है कि कथन में कह रहा है कि कक्षा में 47 विद्यार्थी है। क्या इस पहले कथन से उत्तर प्राप्त हो जाएगा? प्रश्न क्या था कि अंत से वो किस रैंक पर है। अंत से उसकी रैंक बताने के लिए क्या पहला कथन पर्याप्त है? दूसरा कथन देख लेते हैं। जेगन जो एक ही कक्षा में 10वें स्थान पे है, वह अंत से 38वें स्थान पे है। तो क्या इससे गौतम की रैंक पता चलेगी नीचे से कितनी है? तो भैया आपको ये समझ में आएगा कि सर, पहला वाला जो कथन है उसमें अगर आपको पता है कि कक्षा में 47 लड़के हैं और ये शुरू से 18वें नंबर पे है, तो 47 में 1 जोड़ के 18 को अगर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंत से उसकी रैंक क्या है। भैया गणित वाले स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि अंत से रैंक निकालने के लिए छात्रों की कुल संख्या में 1 जोड़ करके उसकी शुरू वाली रैंक घटानी होती है। इससे पता चल जाता है कि अंत वाली रैंक उसकी क्या है। समझ में आ गई बात? तो क्या हम पहले वाले कथन के साथ ही उसका उत्तर दे सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ, पहले वाले कथन से हम उत्तर दे सकते हैं। और अब हम देखेंगे दूसरा वाला कथन। दूसरा वाला कथन में क्या कहा जा रहा है कि जेगन जो एक ही कक्षा में 10वें स्थान पर है, अंत से 38वें स्थान पर है। अब बताओ क्या इसकी ज़रूरत है? इसके प्रयास से हम दे सकते हैं? तो भैया एक नज़र में तो यही लगता है कि नहीं यार, इससे का कोई मतलब नहीं है। पर बात ये है कि भाई ये दोनों कथन आपस में स्वतंत्र हैं। पहले वाले का दूसरे वाले के साथ संबंध हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मामला ये होता है कि भाई ये जैसे पहले कथन से हमें उत्तर मिल गया, वैसे हो सकता है कि दूसरे कथन से भी उत्तर मिल जाए। तो इसमें उत्तर क्या होगा? या तो हम पहले से उत्तर निकाल लें या तो दूसरे से निकाल लें, दोनों से हम निकाल सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले कथन से भी उत्तर नहीं मिल रहा, दूसरे वाले कथन से भी उत्तर नहीं मिल रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हम दूसरे से निकाल सकते हैं उत्तर कि नहीं? मान लो पहला कथन आपको दिया ही नहीं गया, भाड़ में गया है, ये पहला वाला कथन भाड़ में गया, क्या दूसरे कथन से आप उत्तर निकाल सकते हो? अब आप कहोगे कि नहीं यार, लग तो नहीं रहा है। पर अब सोचो, जेगन के शुरू से रैंक आपको पता है और आखिरी से आपको रैंक पता है। जेगन की रैंक जो है आपको शुरू से भी पता है और आखिरी से भी पता है। और अगर इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आपको 48 मिल रहा है? आप कहोगे कि हाँ 48 तो मिल रहा है। आप जानते हो कि एक घटाना भी पड़ता है। किस लिए घटाना पड़ता है? ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास में कितने लड़के हैं। क्या आपको 47 मिल रहा है? आप कहोगे कि हाँ 47 तो मिल रहा है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा था वही 47 तो मिल रहा है। तो मतलब कि जेगन जो उसी क्लास में है जिसमें गौतम है, तो पहले कथन से आपको कक्षा में कितने लड़के हैं ये पता चल, कितने छात्र हैं, कितने स्टूडेंट हैं वो पता चल रहा है। और अगर आप दूसरे कथन में देखेंगे तो उसमें से भी हम पता कर पा रहे हैं कि हमारे पास 47 लड़के या छात्र छात्राएं क्लास में मौजूद हैं। तो पहले कथन से तो मिल गया था, वो तो पक्की बात है। क्या दूसरे कथन से हम 47 तक पहुँच पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम 47 तक पहुँच पा रहे हैं। क्या हम 47 तक पहुँच गए हैं तो चूँकि गौतम शुरू से 18 नंबर पे, तो अंत से किस नंबर पे है वो पता कर पाएंगे? तो आप कहोगे कि जब 47 तक पहुँच ही गए तो ये पता करने में क्या ही रखा है, वो ही मिल जाएगा। तो आप इस हिसाब से कह सकते हो कि जो पहला वाला कथन है इससे तो हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि गौतम अंत से किस रैंक पर है, और जो दूसरा वाला कथन है उससे भी हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि गौतम किस रैंक पर है। दूसरा वाला कथन हालांकि लंबा है लेकिन उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि दोनों ही कथन पर्याप्त हैं। दोनों कथन किस प्रकार से पर्याप्त हैं पहले ये बताते हैं। क्या
अकेले एक पर्याप्त है, तो कब कहोगे कि नहीं दूसरे से भी तो मिल जाएगा। तो क्या दोनों कथन एक साथ साथ आ सकता है? अब आप कहोगे कि साथ साथ नहीं, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग प्रकार से हल करते हुए उत्तर दे सकते हैं। यानी कि पहला कथन ना होता तो भी हम दूसरे से उत्तर प्राप्त कर लेते और दूसरा ना होता तो भी पहले से प्राप्त कर लेते। तो ये दोनों साथ साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया, देखिए दूसरा वाला कथन भी नहीं, ये सी वाला विकल्प भी नहीं, ये जो चौथा विकल्प दिखाई दे रहा है या तो कथन एक या तो दो पर्याप्त है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा झोला है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर दिमाग नहीं लगाया तो कभी इसका उत्तर सही लगा नहीं सकते हो। आपको उत्तर भले मिल जाएगा पर आप उत्तर सही लगा नहीं पाओगे। मैंने भी इससे पहले जब वीडियो रिकॉर्ड की मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि मुझे ध्यान अचानक से चला गया इस पर, नहीं तो मैं पहला वाला ऑप्शन ही सही बता रहा था। मैं दूसरे ऑप्शन को गलत ही मान रहा था। मैं डी ऑप्शन तक नहीं पहुँच पाता, एक नज़र में तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाए भाई। दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, तब जाके समझ में आया कि ना भैया ना, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो अंक काटने वाला क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि दिमाग लगाना है भाई, रीजनिंग है, दिमाग लगाना है। तुम्हारा तर्क शक्ति कितनी मजबूत है यही तो चेक कर रहा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा कि या तो कथन एक या तो कथन दो पर्याप्त है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा कि दोनों साथ साथ पर्याप्त हैं ना। दोनों साथ साथ तब पर्याप्त होते हैं कि पहले कथन से कुछ उत्तर मिले, दूसरे कथन से कुछ उत्तर मिले, दोनों को मिला करके जब सही फाइनल आंसर तक पहुँच पाओ तब बी वाला ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पे दोनों कथन जो थे वो स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग उत्तर दे रहे, अलग अलग प्रयास करके, मतलब कि दोनों से हम एक ही उत्तर तक पहुंच रहे हैं। पर पहला कथन ना हो तो दूसरे से हम उत्तर दे देंगे, दूसरा कथन ना हो तो हम पहले से उत्तर दे देंगे, हम उत्तर तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा, या तो वाला। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है वो हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है कि 3 व्यक्ति एक क्षेत्र को 10 दिन में खोदते हैं, छेद कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, 10 दिन लग रहा है 3 व्यक्तियों को। 5 व्यक्ति समान क्षेत्र को यानी उसी छेद को कितने दिन में खोद लेंगे? तो इसमें MDH लगेगा। MD मतलब कितने व्यक्ति हैं और कितना दिन लग रहा है। 3 व्यक्ति गुड़ते 10 दिन बराबर 5 व्यक्ति गुड़ते कितना दिन? 5 दूनिया 10 हो गया, 3 दूनिया 6। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 मतलब डी वाला विकल्प अपना सही जवाब हो गया। कौन सा विकल्प सही जवाब हो गया? डी वाला विकल्प सही जवाब हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न आ जाता है, मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न में हमको कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इसमें कह रहे हैं निम्नांकित सूचना को पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। और इसमें हमने 2 प्रश्न देखे हैं, एक 46 नंबर, एक 47 नंबर प्रश्न है, जिसको आपको इस सूचना के आधार पर उत्तर देना है। तो सूचना क्या है? सूचना यह है कि ए के पास 28 अवयव हैं और बी के पास 32 अवयव हैं और ए यूनियन बी के पास 40 अवयव हैं। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा मैं समझाने के प्रयास करूँगा, बिल्कुल करूँगा, कि ये हो गया सर्कल ए, ये हो गया सर्कल बी। चलो ये समझ में आ गया, ये ए हो गया। अब ए में इन्होंने कहा 28 अवयव हैं, कितने हैं? 28 अवयव। और बी में कितने अवयव हैं? 32 अवयव। लेकिन टोटल ही अवयव संख्या 40 है। अब कहो कि भैया इन दोनों को जोड़कर 40 तो हो नहीं रहे हैं, और ये कुल मिला के हमारे पास 40 अवयव हो गया। यहाँ पे ए यूनियन बी का यही मतलब होता है। 40 होने का मतलब ये होता है कि भैया ए के पास जो है अपना खुद वाला, बी के पास अपना खुद वाला जो है, और उन दोनों का जो कॉमन हो रहा है यहाँ पे जो भरा जाएगा वो, मतलब कुल मिला के अवयव कितने हैं? 40 है। लेकिन ए वाले हिस्से में देखेंगे तो 28 और बी वाले हिस्से में देखेंगे 32। इसमें कुछ ज़्यादा जो हो रहा है वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पर अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे लाएंगे? मतलब पहले तो प्रश्न ही देख लें। प्रश्न में हमसे कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अभी मैंने आपको समझाया ये वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा जिसमें का मतलब कहना होता है कि ये वाले अवयव दोनों में है, ए और बी दोनों में है, वही आपसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों में जो है वो कितने हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है ये फार्मूला। अब ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आता तो भाड़ में चाहिए फार्मूला। मतलब अभी गाली देके बात करता तो कह देता कि मतलब छोड़ो जाने दो, आगे देखते हैं। तो ए के पास कितने हैं? 28। बी के पास कितने हैं? 32। जोड़ डालो इनको। 8 2 10 का 0 हासिल लगे 1, 3 2 5 1 6, कितने हो रहे हैं? 60। ए और बी को जोड़ने पर 7, लेकिन दोनों को मिला के कितना है? 40। तो 40 को घटा दो। 40 जब घटा दोगे कितना बचेगा? 20। तो 20 क्या हो गया? 20 ऐसे लोग हो गए जो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों के बीच में हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों के बीच में है। तो कितने लोग हैं? 20 लोग। अब इतना जो 20 आया उत्तर, ये याद रखना, अगले वाले क्वेश्चन में ये काम आएगा। अगला वाला क्वेश्चन तो पहले देख लें। अगला वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि केवल बी में कितने तत्व उपस्थित हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे फिर से बैक जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। बी में अकेले पूछ रहा था। देखो बी में 32 अवयव थे, ये बी में जो है वो केवल बी में नहीं है, वो बी में है। मतलब देखो 32 टोटल कहने का मतलब होता है, जैसे ये बी वाले में 32 टोटल कहने का मतलब है कि कुछ अवयव यहाँ होंगे, कुछ दोनों में होंगे। इन दोनों को जोड़ करके 32 हो रहा है। लेकिन दोनों में कितने थे? ये 20 वाला। इस 32 में से 20 को घटा दो, कितना बचेगा? 12। तो 12 जो होंगे वो केवल बी में होंगे। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा?
वो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 12। ये 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पे देख लो, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देखो ए में कह रहे थे कितना कह रहे थे यार, 28 कह रहे थे। बी में कह रहे थे 32, लेकिन ये बी खाली यहाँ पे 32 नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो बी में होना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी में हमने बताया कि 20 हो गया। 20 कहाँ से निकला कि इनके पास टोटल 40 अवयव थे, हमने 32 28 को जोड़ दिया, 60 मिल गया था। 60 में से जब 40 घटाया तो हमको 20 मिल गया, यानी यहाँ वाला है। अगर 28 में से यही वाला 20 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 8। तो यहाँ पे रहेंगे 8। अब ये वाला हिस्सा हटा दो। अब ए वाले हिस्से में देखो, ये 20 और ये 8, 28 हो गए ना ऐसे। और 32 में से ये 20 घटा दो तो क्या बचेगा, 12। यहाँ पे हो जाएगा 12, और ये 20 और 12 जोड़ करके 32 हो जाएगा। अब ये वाला 32 हटा दो, तो कुल मिला के ऐसा वाला खेला था। यानी बी में, अकेले बी में कितने हैं, 12 अवयव हैं। चलो यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, इतना नहीं समझाना चाहिए था। हम अगला वाला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, जो कि एक साइंस से क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमण करने पर कितना समय लगेगा। मैंने एक, देखो भैया, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट एक प्राकृतिक होता है जो कि चांद है, जिसको चांद कहते हैं, और कृत्रिम सैटेलाइट यानी कि उपग्रह होते हैं जो कि मानव द्वारा भेजे जाते हैं। अब उसमें एक प्रकार का उपग्रह होता है पूर्ण परिक्रमण कितना, मतलब कि भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह क्या होता है कि पृथ्वी के रोटेशन के साथ साथ वो चक्कर लगाता है, ज़मीन से देखने पर वो रुका हुआ नजर आता है। भू स्थिर उपग्रह का यही मतलब होता है कि ज़मीन से देखने पर वो भू स्थिर यानी ज़मीन से देखने पर स्थिर दिखाई दे, ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। तो वो ज़मीन जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है वैसे वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इसी तभी तो वो दिखाई देगा कि ज़मीन से कि एक जगह पे रुका हुआ है। तो ये पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर कितने समय लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। तो लगभग ये भू स्थिर उपग्रह भी एक पूरा परिक्रमण करने में 24 घंटे का समय लेता है। तो ये ट्रिकी थोड़ा क्वेश्चन था। इसमें इस किलोमीटर का कोई रोल नहीं है। अगर ये भू स्थिर उपग्रह है तो 24 घंटे का ही समय लेगा, फिर उसकी ऊँचाई कुछ भी हो, चाहे एकदम नज़दीक हो चाहे बहुत दूर हो। हालाँकि मैं और कुछ भी कहना चाहता था, मुझे अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो चलो अब फाइनली हम होमवर्क दे ही देते हैं। इसका जानबूझकर मैंने उत्तर छुपा दिया है, क्योंकि डायरेक्ट ठीक नीचे ही तो इसका उत्तर होता है। तो श्रेणी में व्यंजकों का अगला समुच्चय क्या होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABCZYX के बाद क्या मतलब यहाँ पे विकल्प दिखाई दे रहा है। कमेंट करके अगर बता सको तो बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।